हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अथर्वस्मिता क्लासेस। माई सेल्फ अंकित कुमार। आप आज क्लास 11 की चैप्टर 1 का यह पार्ट 3 है। पार्ट 1 में आपको साइंस, फिजिक्स एंड फिजिक्स का क्लासिफिकेशन आपको बता दिया गया है। पार्ट 2 में आपको रिलेशंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताया गया एंड बेसिक्स फोर्स इन नेचर, चार बल, वो भी बताया गया। उसके आगे हम समझते हैं और यह आपके चैप्टर का फिजिकल वर्ल्ड का लास्ट पार्ट है। आज हम उसके आगे समझेंगे। आज हम समझेंगे भौतिक नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, कि भौतिक नियमों का प्रयोग कर कोई भी कैसे कोई सिद्धांत देता है, कैसे कोई किसी चीज की खोज करता है, उसको चीज को हम समझेंगे। क्योंकि देखिए, जो साइंस होती है ना, साइंस वो टेक्नोलॉजी की मदर कहलाती है। या आपने पार्ट 2 में आपको बताया गया रिलेशंस साइंस और टेक्नोलॉजी। आइए समझते हैं हम भौतिक नियमों की प्रकृति। और ये जो भौतिक नियमों की प्रकृति है, ये 5 प्रकार की होती है। मतलब कि इन्हीं 5 तथ्यों पर आधारित कोई भी वैज्ञानिक अपना तथ्य रखता है और उसको खोज करता है। पहले में आता है क्रमबद्ध प्रेक्षण। क्रमबद्ध प्रेक्षण, सुसंगत तर्क, मतलब प्रयोग के आधार पे उसकी खोज करता है। पहले उसको समझेगा, फिर इसके बाद प्रयोग के आधार पे तथा परिणाम के आधार पे उसकी परिकल्पना अपने अंदर करता है। जिस किसी के थ्रू उसके अंतर्मन में विचार आया है कि इसे खोज करना चाहिए, उसकी परिकल्पना का निर्माण करता है अपने अंदर, तथा उस परिकल्पना की सत्यता की जांच करता है कि ये सच में करना चाहिए, ये सही है कि नहीं, इस पे हो सकता है कि नहीं। इसके बाद उन सभी परिकल्पना तथा निर्माणों को एक सिद्धांत के तौर पे रखता है, उसको देखता है कि कैसे सही है। सारे सिद्धांत का साइंस का सिद्धांत ही होता है, कैसे, क्यों, रीजन, कारण, इन सब पे रख के दिखेगा। अगर ये फिट बैठता है, उसके तहत ये खोज करता है। इसके बाद जो नियम और उसकी स्थापना देता है, ये है भौतिक नियमों की प्रकृति। और इन्हीं भौतिक भौतिक नियमों के मूल प्रकृति के बारे में अगर हम देखें तो इन्हीं भौतिक विधियों द्वारा प्राप्त भौतिकी के मूल नियमों की प्रकृति के तहत जो हमारे जो भौतिक नियम है वो ब्रह्मांड में तथा अन्य जगह पर, अन्य सार्वत्रिक जगह, सभी जगहों पे अपरिवर्तित है। जो भी भौतिक नियम है वो सभी जगह सेम रहेगा, वो कभी परिवर्तित नहीं होगा। इसी के आधार पे जो सेकंड कहा गया है कि भौतिक के जो नियम हो वो सभी जगह लागू होते हैं, केवल एक जगह नहीं, वो सभी जगह, स्थल से लेके आकाशगंगा तक सभी जगह ये लागू होते हैं। नेक्स्ट है आपका भौतिक नियम के कार्य क्षेत्र जो व्यापक है। यानी भौतिक, चूंकि आपको पार्ट 1 में बताया गया था कि चिड़ संवत में लोग मानते थे कि जो फिजिक्स है वो संतृप्त हो चुका है, लेकिन ये तो आधुनिक मॉडर्न जो कि फिजिक्स में पता चला कि इसका क्षेत्र व्यापक है। अभी विज्ञान साइंस असंतृप्त है, तो इसका क्षेत्र व्यापक है। इसी जो कि प्रकृति के नियमों के आधार पर इसके जो विभिन्न बलों द्वारा किसी भी भौतिक राशि में कोई भी बलों के द्वारा कोई भी राशि परिवर्तित हो सकती है तथा अपरिवर्तित हो सकती है। तो जो राशि अपरिवर्तित रहती है वह संरक्षित राशियां कहलाती है, तथा इन संरक्षित राशियों के द्वारा
इनका जो नियम है वह संरक्षण नियम कहलाता है। इन्हीं संरक्षण नियमों का प्रयोग करके हम हमारे ब्रह्मांड में उन राशियों को समझेंगे, उन तथ्य को, उन शब्द को समझेंगे कि जो हमारे ब्रह्मांड वातावरण में जो कभी परिवर्तित ही नहीं होती है। इसी संरक्षण राशियों का प्रयोग करके ये जो नियम दिए गए हैं, और ये नियम है जिसमें कि आता है आपका वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम, दूसरा आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, तीसरा है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम, रेखीय सामयिक संरक्षण का नियम, कोणीय सामयिक संरक्षण नियम, वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम। देखिए संरक्षण नियम जो है इसको आपको समझना है कि जो कहने का मतलब कि जो हमारे ब्रह्मांड में संरक्षित है उसकी संपत्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती। इसको वैद्युत आवेश को आप समझेंगे तो वैद्युत आवेश का संरक्षण का जो नियम है, इस नियम को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है, और इसमें उन्होंने कहा है कि वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात इनके विचार, इनके संरक्षण के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत आवेश है वो हमारे ब्रह्मांड का एक संरक्षित संपत्ति है। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि वैद्युत आवेश संरक्षण में एक और चीज हम समझेंगे, जैसे कि आप कोई भी कांच का कण लेकर रेशम के धागे से अगर आप उसको आवेशित कराएं, रगड़े एक दूसरे में, तो दोनों में आवेश उत्पन्न होगा, एक पे धनात्मक एक में ऋणात्मक। तो दोनों का जो आवेश होगा धनात्मक और ऋणात्मक, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब एक दूसरे के द्वारा आप कोई भी चीज अपने से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज है तो एक दूसरे वस्तु से ही ट्रांसफर की जाती है, एक दूसरे से बनाई जाती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अर्थात एक निकाय से दूसरे निकाय में परिवर्तित, स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण में बात की जाए तो ऊर्जा संरक्षण में इसके जो अगर आप सूत्र पे देखें तो उसमें आपको मिलेगा K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। K1 जो होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, U1 जो होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, K2 जो होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, U2 जो होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण का नियम। हम समझेंगे द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। हमें द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण करने बात की तो ये लेवोजियर ने दिया था। लेवोजियर थोड़ा सा नाम उठपटांग है। 1789 ईस्वी में लेवोजियर ने दिया था। इसमें कहा कि हमारे ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा व द्रव्यमान का योग नियत है, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच के संबंध की बात की जाए तो E बराबर mc² होता है, जहां E आपकी ऊर्जा जिसे जूल का मात्रक होता है और m जो होता है वस्तु का द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे ये, अगर बात इन दोनों की जाए रेखीय सामयिक संरक्षण का नियम, कोणीय सामयिक संरक्षण का नियम, तो इन दोनों को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? पहला आपको सामयिक समझना पड़ेगा कि सामयिक क्या होता है, फिर सामयिक संरक्षण का नियम क्या होता है, ये तो समझना पड़ेगा।
इसके बाद फिर आपको रेखी संवेग समझाएंगे, फिर कोणीय संवेग, फिर इसके बाद रेखी संवेग संरक्षण का नियम, फिर कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ये समझेंगे। संवेग क्या होता है? संवेग एक परिमाण होता है जो यह एक सदिश राशि है। संवेग के कारण ही हमें चोट लगती है। अगर हम किसी रास्ते में जा रहे हैं, किसी वस्तु से टकरा जा रहे हैं, तो उस वक्त हमारा जो संवेग है वो जिस वस्तु से हम टकरा रहे हैं उसमें ट्रांसफर हो जाती है। जैसे जो फेंक रहे हैं कोई भी गेंद अगर हम फेंकेंगे तो अपने अंदर की हम सारी ऊर्जा किस में ट्रांसफर करती है? बल में करती है, सॉरी गेंद में करती है। हमारे अपने हाथों की पूरी ऊर्जा गेंद में हम ट्रांसफर करती हैं। तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम, तो रेखीय संवेग यही कहता है कि जो हमें चोट लगती है ये संवेग के कारण ही होता है, यह एक परिमाण होता है। जो संवेग होता है वह द्रव्यमान और वेग पर आधारित होता है, वेग पर निर्भर होता है। संवेग की जो खोज की थी रेने डेकार्टेस ने की थी, और ये हॉलैंड के थे, और इन्हें गति को लेकर किया था कि कोई भी वस्तु कैसे गति करती है, कैसे चलती है। इन्होंने अपना विचार दिया था कि जो गति है वो हमारे ब्रह्मांड में एक संरक्षित संपत्ति है। अब हम समझेंगे संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण का नियम कहता ही है कि वस्तु के टक्कर के बाद का संवेग तथा टक्कर से पहले का संवेग दोनों आपस में बराबर होते हैं। कोई भी एक गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी है, एक छोटी गाड़ी है, दोनों आकर के अगर टकराती हैं तो जो दोनों का संवेग, जो एक का संवेग दूसरे का संवेग को जोड़ करके जो दूसरा संवेग बनेगा उन दोनों आपस में बराबर होगा। तो अब आते हैं रेखीय संवेग में। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग ये कहता है, जो रेखीय संवेग है वो न्यूटन के गति दूसरे और तीसरे नियम पे लागू होता है। रेखीय संवेग जो है इसका मतलब इस बार इसके आधार पे कहा जाए तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम में एक निकाय पर जब तक कोई बाह्य बल कार्य न करे तो उस निकाय अर्थात रेखीय संवेग का जो रेखीय संवेग है वो समान रहता है। जब तक उस पर कोई बाह्य रेखीय संवेग पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। जैसे कि कोई भी वस्तु स्थिर है, ये स्थिरता को बताती है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो अगर आप उसमें तब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तो वो स्थिर रहेगा। तो जिस वजह से उसका पहले का संवेग और बल लगाने से पहले का संवेग वो बराबर रहता है। अर्थात अगर हम उस पर कोई किसी भी वस्तु पर अगर निकाय पर जो बल है वो शून्य होता है तो उस निकाय पर लगा हुआ रेखीय संवेग जो नियत रहता है, ये आपका रेखीय संवेग संरक्षण का नियम बताता है। नेक्स्ट है आपका कोणीय संवेग संरक्षण नियम। कोणीय संवेग संरक्षण नियम ये कहता है, क्योंकि कोणीय संवेग, क्योंकि संवेग आपने समझा, संरक्षण का नियम आपने समझा, तो कोणीय संवेग को हम समझेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम बताएंगे। कोणीय संवेग, जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग ये कोणीय गति पर, कोणीय वेग पर आधारित होता है तथा कोणीय घूर्णी पर आधारित होता है। कोणीय वेग जो घूर्णी पर तथा घूर्णी जो होता है वो घूर्णी गति जो होता है वो जड़त्व पे आधारित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब वस्तु का आकार बदलता है तो अगर उस पर कोई बाह्य बलाघूर्ण न लगे तो वस्तु के कोणीय वेग भी बदल जाएगा। अर्थात जब वस्तु का आकार बदलता है तो उस समय अगर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो उसका जो कोणीय वेग है वो बदल जाता है, कोणीय वेग संवेग बदल जाता है। तो इस प्रकार हम समझेंगे कि बल किसी बाह्य
किसी निकाय पर लगा हुआ वह बाह्य बल बलागुण शून्य है हो तो उस पर कोणीय संवेग का जो मान है वह नियत बना रहेगा। अर्थात जो कि उसकी जो नियत स्थिति है, उसकी गति है, वो ज्यों का त्यों बनी रहेगी। ये रहा आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम रहा। तो आज के टॉपिक में हमने समझा भौतिक नियमों की प्रकृति, समझा इन राशियों के नियम का संरक्षण का नियम हमने समझा, वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम, वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये जो है, और जो रेखी देखिए जो सामयिक संरक्षण का जो सिद्धांत है ये रेखीय सामयिक और कोणीय सामयिक दोनों पे लगता है। अर्थात इसका कहने का मतलब संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि जो किसी वस्तु के अंतः क्रिया में विशेषता के गुणों में परिवर्तन करने पर उसकी वास्तविक संपत्ति, उसके वास्तविक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ज्यों का त्यों बना रहता है। अर्थात उसकी जो गति पहले है वो जैसे की तैसे बनी रहती है। तो ये जो संरक्षण का नियम है रेखीय सामयिक और कोणीय सामयिक पे लागू होता है। तो ये थे आज के टॉपिक। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गए होंगे। क्योंकि ये आपका एक इंट्रो है, जिस वजह से आपको प्रॉपर्ली एक इंट्रो कराया जा रहा है। क्योंकि इसको अभी ये सब लंबे टॉपिक हैं, इसको सिद्ध करके बताएंगे कि ये इसका नियम सूत्र ये आए कहां से, है ना। सूत्र के तौर पे जैसे द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, रेखीय सामयिक संरक्षण का नियम, जो M1 M2 करके प्लस आप जोड़ेंगे, इसके बाद कोणीय सामयिक, ये सारे बड़े टॉपिक हैं। तो ये आपका जो कि फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है और इसमें आपको पहले ही बताया गया था कि इसमें आपको इंट्रो कराया जा रहा है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट में, जो कि आगे नेक्स्ट चैप्टर में ये सारा चीज है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। अब चूंकि आपको फिजिक्स में आप आए हैं तो आपको प्रॉपर फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ कितना आना चाहिए, तो यहां पे हम समझेंगे कि जो भौतिक का जो संबंध होता है गणित से संबंध, भौतिक का गणित से संबंध, अर्थात भौतिक पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक रूल्स, कुछ नियम समझना पड़ेगा। देखिए मैथ बिना फिजिक्स के कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन फिजिक्स बिना मैथ के नहीं चल सकता। जैसे गाड़ी है ना, आपका शरीर, हमारा शरीर सांस और ब्लड के बिना नहीं चल सकता है, सेम उसी प्रकार ये फिजिक्स और गणित का भी संबंध होता है। तो आपको कुछ नॉर्मल बेसिक रूल्स फिजिक्स मैथ आपको आने चाहिए, जिससे आप फिजिक्स अच्छे से समझ पाए। जिसमें कि पहला आपको आना चाहिए बीजगणित, एल्जेब्रा। सेकेंड है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तीसरा है सदिश बीजगणित।
सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। चौथा है आपका कलन, और लास्ट है आपका ज्यामिति। लगभग इतना मैथ आपको आना चाहिए। ये रहा आपकी गणितीय मूलभूत अवधारणा। क्योंकि बहुत इसमें बच्चे होंगे, कुछ कहेंगे कि हम तो बायोलॉजी से हैं, फिर कैसे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये प्रॉपर वीडियो में लेकर आऊंगा, अलजेब्रा की मूलभूत अवधारणा की वीडियो में डालूंगा, जिसके थ्रू आप उसको देख के और आप इसको समझ लेंगे, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बायोलॉजी के हैं होंगे तो भी नई दिक्कत होगी। इसके बाद ये रहे आपका भौतिक का गणित का संबंध, जो कि इतना चीज आपको आना चाहिए जिस वजह से आपको भौतिक पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके बाद आपको और कुछ और है, ये तो रहा मूलभूत अवधारणा। सेकेंड है ये मूलभूत अवधारणा। देखिए गणितीय मूलभूत अवधारणा, गणितीय मूलभूत अवधारणा। सेकेंड में फिजिक्स कॉन्सेप्ट, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। फिजिक्स कॉन्सेप्ट। थर्ड फार्मूला डेरिवेशन, फार्मूला डेरिवेशन। फोर्थ आपका आएगा न्यूमेरिकल। गणितीय मूलभूत अवधारणा में ये सब आएंगे, मतलब बेसिक्स जो मैथ है आपको वो सीखनी है। इसके बाद जो है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को समझने के लिए उसके अंदर का जो लॉजिक है, केवल ऊपरी हवाबाजी से नहीं होता है कि रट लिए काम हो गया। उसको आप अच्छे से समझें, ताकि कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप किसी भी की परिभाषा को आप कितने तरीके से बता दे, उस क्वेश्चन को कितने तरीके से आप सॉल्व कर दे, ये कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। इसके बाद आपको फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो हैं, फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, डिराइव उसको याद रखना है। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इन सारी चीजों को आपको तैयार रखना है। तो ये आपके चूंकि फिजिक्स में आपको पढ़ना है, आप फिजिक्स में आए हैं, तो ये आपका थोड़ा सा आपके बेसिक्स रूल्स के लिए और माय एक्सपीरियंस के आधार पर इतना चीज आपको समझना चाहिए, तभी आप फिजिक्स को अच्छे से और बेहतर तरीके से समझेंगे। और आपके बेसिक के तौर पे थोड़ा सा मैंने आपका ओरिएंटेशन क्लास कर दिया, और ये आपका वीडियो जो है क्लास 11 का फिजिकल वर्ल्ड का चैप्टर 1 का पार्ट 3 जो ये लास्ट वीडियो है। और नेक्स्ट हम जो आपका जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मात्रा के मापन, अब न्यूमेरिकल है। अब तक तो ये सारा थ्योरी था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आपकी थ्योरी आने वाली है, आपको उसमें समझना है। तो उसमें आपको अपनी पकड़ बनानी है और कोशिश ये करना है कि उससे पहले आपको ये सब चीजों को कवर करना है। उम्मीद है इन सारी चीजों आपको समझ में आ गई होंगी। आज हमने क्या समझा? भौतिक नियमों की प्रकृति। भौतिक नियमों की प्रकृति कितनी? 5 होती है। इन राशियों के भौतिक नियमों की प्रकृतियों के आधार पर ही जो अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित राशियां है, अर्थात जो उन राशियों को हम क्या कहते हैं? संरक्षित राशियां। और इस संरक्षित राशियों के जो नियम है, संरक्षण नियम कहते हैं, उन्हीं नियम के आधार पर ये जो कि सारे नियम दिए गए हैं। उम्मीद है ये सब समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक्स। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर में, और आप इसको अच्छे से कवर करिए।
क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।